नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान सीखे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही हमारे चैनल में यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। ठीक है, तो ओटो स्मिथ धूल परिकल्पना, लाप्लास निहारिका परिकल्पना, जॉर्ज लेमेंतियर बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रमुख सिद्धांत है जो कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में दिए गए हैं। ठीक है, तो समझिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सर्वमान्य सिद्धांत है तो उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझिए कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो इसके संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो समझिए कि जो महाविस्फोट सिद्धांत है तो इसको किसने व्याख्या की थी। ठीक है, तो वर्ष 1917 ईस्वी में बेल्जियम निवासी खगोलशास्त्री जॉर्ज लेमेंतियर ने बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। साथ ही आपको याद रखना है जो बिग बैंग सिद्धांत है तो इसे कब व्याख्या किया गया था, तो 1917 ईस्वी में। तो कहाँ के निवासी थे जो खगोल शास्त्री थे, तो ये खगोल शास्त्री बेल्जियम के निवासी थे और उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतियर। ठीक है, और इन्होंने ही महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या की थी। ठीक है, तो समझ लेते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जो है यह कई सारे गैलेक्सीज मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, कई सारे गैलेक्सीज जब मिलते हैं तो इस तरह से एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। कई सारे गैलेक्सीज मिलते हैं और हमारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर समझिए, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड के समान संकेंद्रित था। ठीक है, तो अभी जो ब्रह्मांड है, ठीक है, तो यह 15 अरब वर्ष पहले एक पिंड के रूप में था और एक संकेंद्रिक यानी छोटा सा बिंदु के रूप में केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण अचानक इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिससे इस पिंड के कण अंतरिक्ष में बिखर गए। यानी कि एक छोटा सा बिंदु था और वो क्या हुआ, विस्फोट हो गया, यानी कि ये फट गया और इससे पूरा सारा जितना भी चीज़ है बिखर कर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो इसीलिए इसे बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि एक अंश मात्र बिंदु था जो कि अचानक विस्फोटित होकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अंतरिक्ष में बिखरे प्रत्येक कण एक ब्रह्मांड के समान है। अंतरिक्ष में इन कणों का निरंतर प्रसार हो रहा है, किंतु इनके मध्य की दूरी निश्चित रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना से लेकर आज तक ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर जारी है। यानी कि जो एक बिंदु था उससे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो जितने भी कण हैं ये कण बिखरे हुए हैं, तो इनकी दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आज भी निरंतर ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब समझिए आकाशगंगा। तो आकाशगंगा क्या है, ठीक है, तो आकाशगंगा को समझिए, एक केंद्र के चारों तरफ लगाते अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। यानी कि मान लिया जाए ये एक केंद्र है, ठीक है, और इसके चारों तरफ
कई सारे तारों अरब और लाखों अरबों तारे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं एक केंद्र के। तो इसी को कहा जाता है आकाशगंगा, यानी कि गैलेक्सी कहा जाता है। एक आकाशगंगा में अनुमानत 100 अरब तारे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं, तो 100 अरब तारे होते हैं। और ब्रह्मांड में अनुमानत 100 अरब आकाशगंगा है। तो समझ सकते हैं आप कि जो ब्रह्मांड है उसमें आकाशगंगा कितनी है, तो लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। और एक एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मांड का आकार क्या है। ठीक है, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसका अनुमान भी लगाना अभी संभव नहीं हो सका है। यानी कि अभी तक वैज्ञानिक भी ये पता नहीं कर पाए हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये कितना विशाल है। आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। और जो आकाशगंगा, किसी भी आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। बल्ज में तारों का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक अथवा सघन होता है। केंद्र से बाहर जाने पर तारों का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, आकाशगंगा तारों, गैसों, धूलकणों का विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एकत्रित रहते हैं। यानी कि जो आकाशगंगा है यह तारों, गैसों और धूलकणों का एक विशाल समूह है और उसे एकत्रित कर रखता है। तो कौन रखता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो एकत्रित रहते हैं। ठीक है, तो अब समझिए आकाशगंगा में मंदाकिनी, यानी कि जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसे समझते हैं। ठीक है, तो ये आप चित्र में देख सकते हैं मंदाकिनी को। ठीक है, ये जो है ये है मंदाकिनी। ब्रह्मांड में अनुमानत 100 अरब आकाशगंगा में से एक हमारी आकाशगंगा है जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला मिल्की वे कहते हैं। हमारे सौरमंडल का मुखिया सूर्य इसी आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है, तो जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं तो ये किस आकाशगंगा का भाग है, तो मंदाकिनी का। ठीक है, जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं ये मंदाकिनी ये जो एक आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसी में हमारा पृथ्वी है और उसी में हमारा सौरमंडल है। ठीक है, तो सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य, ये हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला मिल्की वे में स्थित है। ठीक है, मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे में स्थित है। आकाशगंगा में सूर्य अपने ग्रहों के साथ मिलकर आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है और आकाशगंगा में जो सूर्य है अपने ग्रहों के साथ मिलकर गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। सूर्य लगभग 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा करता है। तो आपको ये याद रखना है कि सूर्य लगभग 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य द्वारा पूरे किए गए इस एक चक्कर को एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो समझिएगा एक ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं जो सूर्य द्वारा पूरे किए गए एक चक्कर को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यानी कि जो 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर सूर्य पूरा करता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी से आकाश में देखने पर प्रकाश की नदी के समान एक चमकीली पेटी दिखाई देती है। यह वास्तव में हमारी आकाशगंगा की एक भुजा है। इसे ही मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम पृथ्वी से देखें तो हमें देखने पर प्रकाश की नदी के समान एक चमकीली पेटी दिखाई देगी जो कि आकाशगंगा की एक भुजा है और वही
दुग्ध मेखला मिल्की वे है। ठीक है, अब समझिए कि मंदाकिनी के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा देवयानी अथवा एंड्रोमेडा कहते हैं। यानी कि जो हमारी मंदाकिनी है, ठीक है, मिल्की वे है, इसके सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है? तो वो है देवयानी। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी के सबसे चमकीले तारों का एक समूह है, और हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है ओरियन नेबुला। साइरस अथवा डॉग स्टार सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा है। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो है साइरस या डॉग स्टार, जो हमें दिखाई देता है। साइरस सूर्य से लगभग 20 गुना अधिक चमकीला तारा है, और साइरस सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला तारा है। यह रात में सबसे अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है, और जो साइरस है रात में अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य तथा चंद्रमा के पश्चात तीसरा सबसे चमकीला पिंड शुक्र है, और सूर्य और चंद्रमा तो चमकीला है ही, और इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र तारा नहीं है, बल्कि यह एक ग्रह है। ग्रहों के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। रात में चंद्रमा के बाद शुक्र दूसरा सबसे चमकीला पिंड दिखाई देता है, सबसे चमकीला पिंड के रूप में दिखाई देता है। शुक्र भोर में पूरब की दिशा में तथा सायंकाल यानी कि संध्या में पश्चिम की दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है। अतः शुक्र को सांझ का तारा अथवा भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र जो है इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ब्रह्मांड की दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रकाश वर्ष ब्रह्मांडीय दूरी मापने का पैमाना है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि जो ब्रह्मांड की दूरी होती है इसे किसे मापा जाता है? तो इसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष इतने किलोमीटर के बराबर होता है। गैलीलियो ने सर्वप्रथम 1609 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से तारों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो गैलीलियो ने स्वनिर्मित दूरबीन से 1609 ईस्वी में एक अपनी द्वारा बनाए गए दूरबीन की सहायता से तारों का अध्ययन किया था। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से ऐसे अनेक तारों की पहचान की है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि जिसे खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता। ऐसे कई सारे तारे हैं जिसके बारे में गैलीलियो ने बताया है। तारे आकाशगंगा में गैस एवं धूल के विशाल बादलों के गुरुत्वाकर्षण एवं संकुचन से निर्मित होते हैं। जब किसी तारों का कुल हाइड्रोजन एवं हीलियम में परिवर्तित जब किसी तारे का कुल हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी दशा में तारों में संकुचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तारे जैसे जैसे संकुचन बढ़ता जाता है वैसे वैसे तारों का तापमान भी बढ़ता जाता है। जब तारा का तापमान 100 मिलियन सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तब तारों में परमाणविक क्रियाएं होना प्रारंभ हो जाती है। तो तारों में परमाणविक क्रिया कब होती है? जब 100 मिलियन सेंटीग्रेड तक इसका तापमान पहुंच जाता है। तारों में निरंतर नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया चलती रहती है। इस क्रिया में
अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन के कारण ही तारों का अपना प्रकाश एवं ऊर्जा होती है। हाइड्रोजन बम की संकल्पना भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, तो जो तारे हैं इनकी अपनी प्रकाश होती है और अपनी ऊर्जा होती है, क्योंकि इनमें नाभिकीय संलयन होती है, जिसके कारण इसका अपना प्रकाश एवं ऊर्जा होता है। तारों के निर्माण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। अतः जब तारों में हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है तब नाभिकीय संलयन की क्रिया बाधित होने लगती है, जिससे के कारण तारों का जीवन समाप्त होने लगता है। तो तारों का निर्माण कैसे होता है? तो हाइड्रोजन गैस का हीलियम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। तारों के आकार और जीवन अवधि में व्युत्क्रमानुपाती संबंध अर्थात उल्टा संबंध होता है। दूसरे शब्दों में तारों का जितना बड़ा आकार होता है उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती है। इसके विपरीत तारों का आकार जितना छोटा होता है उसका जीवन अवधि उतना ही अधिक होता है। तो इसको समझिएगा कि तारों का जो जीवन अवधि है और उसका आकार है ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जितना बड़ा आकार होगा तारों की जो जीवन होगी उतना ही कम होगी, जीवन अवधि उतना ही कम होगी, और तारों का आकार जितना छोटा होगा उसका जीवन अवधि उतना ही अधिक होगा। तारों के निर्माण के प्रारंभिक अवस्था में उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। जब तारों में अत्यधिक ऊर्जा होती है तो तारों का रंग नीला दिखाई देता है। जब तारों में सबसे अधिक ऊर्जा होता है तभी यह नीला रंग का दिखाई देता है। जब नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप तारों की ऊर्जा में कमी आने लगती है तो तारों का रंग सफ़ेद प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार जब तारे ताप में और अधिक गर्मी आती है तब इस दशा में तारे पीले रंग का दिखाई देने लगता है, और जब तारों के तापमान में अत्यधिक कमी हो जाती है तब ऐसी स्थिति में तारों का रंग लाल दिखाई देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तारों की अपनी प्रारंभिक अवस्था में नीले रंग और अंतिम अवस्था में लाल रंग होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो तारा है उसका प्रारंभिक स्थिति में नीला रंग होता है और अंतिम स्थिति में लाल रंग होता है। तारे की ऊर्जा जब समाप्त होने लगती है तो ये लाल रंग का दिखाई पड़ता है। लाल तारे को रेड जॉइंट कहते हैं। ठीक है, रेड जायंट कहते हैं। लाल तारे का बाहरी सतह निरंतर फैलता रहता है। अत्यधिक फैलाव के कारण तारों में विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तारों में होने वाली जो विस्फोट है उसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जब रेड जॉइंट में सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है उसका द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान के 44 गुना द्रव्यमान की सीमा से कम होता है तो श्वेत वामन तारे में का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रकार तारों का निर्माण होता है। अब समझिए श्वेत वामन तारा क्या है। तो अंततः कृष्ण वामन के रूप में समाप्त हो चुका था। तो श्वेत वामन अंततः कृष्ण वामन के रूप में समाप्त हो चुका था। सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान सौरभिक द्रव्यमान के 44 गुना की सीमा से अधिक होने पर न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। इस तरह से तारों का निर्माण होता है। यदि कोई तारा चंद्रशेखर सीमा से अधिक बड़ा हो लेकिन वह सूर्य के 2 गुने से अधिक हो तब ऐसी दशा में वह न्यूटन तारे में परिवर्तित हो जाता है। न्यूटन तारा एक ऐसा तारा होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव इतना अधिक होता है कि यह सिकुड़ने संपीड़न होने लगता है। अत्यधिक संपीड़न के कारण इसका द्रव्यमान और घनत्व एक बिंदु पर आकर रुक जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि तारों का घनत्व असीमित होता जाता है। असीमित घनत्व के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक प्रभावी हो जाता है कि यह समाप्त द्रव्यमान को अपने अंदर समाहित कर लेता है, समस्त द्रव्यमान को अपने अंदर समाहित कर लेता है। न्यूट्रॉन तारे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है कि यहाँ प्रकाश का पलायन भी नहीं हो पाता है।
इसे ही कृष्ण छिद्र अथवा कृष्ण विवर कहते हैं। ठीक है, तो कृष्ण विवर किसे कहते हैं? न्यूटन तारे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि यहाँ प्रकाश पलायन भी करने लगते हैं, तो इसीलिए इसे ही कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।